हेलो प्यारे बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे भाई? इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस किए थे और हम आपको एक होमवर्क भी दिए थे। ये अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। और भी कुछ कुछ था डिस्कशन का। क्लास का शुरुआत करने में मतलब एक दो चीज़ हमको बताना है। कल वीडियो पे दो छोटे छोटे कमेंट आए। एक तो एक बच्चा सवाल पूछा है। सवाल का मतलब ये है, सवाल जो लिखा है इतना बड़ा सवाल है, बोला कि सर बोर्ड पे सॉल्व कीजिएगा इसको। ठीक है यार, हम बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। सवाल बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। ये एक कुआं है। ये एक कितना मीटर गहरा? 14 मीटर गहरा। यहां से 1 मीटर ऊंचा, 1 मीटर ऊंचाई पे एक आदमी का हाथ है, ठीक, जो कि एक बॉल को नीचे फेंक रहा है। नीचे बॉल को फेंक रहा है और बॉल नीचे जा रहा है। जाने के बाद बॉल नीचे ग्राउंड से टकराता है। टकराता है तो किसी वेलोसिटी v से टकराता है। सवाल वाला कहता है कि टकराने के बाद जब ये ऊपर की तरफ आएगा तो कितने से आएगा? अपना आधा स्पीड वो लूज कर देगा, अपना आधा स्पीड लूज कर देगा और उसके बाद फिर ये ऊपर आएगा। सवाल वाले का इच्छा क्या है कि ये बॉल ऊपर की तरफ जब आधा स्पीड लूज करके जब ये ऊपर आए तो आते आते कहां तक आ जाए? कम से कम जहां से फेंका गया है वहां तक आए। सवाल ये है कि व्हाट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ यू? व्हाट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ यू so that ball comes back to his hand, उसके हाथ में वापस आ जाए। और सवाल वाला एक जानकारी दिया है कि आफ्टर कोलिजन बॉल लूजेज हाफ इट्स वेलोसिटी, स्पीड, जो स्पीड है उसका आधा स्पीड लूज कर देता है। और ये 1 मिनट, तो कम से कम इतना वेलोसिटी दे दो कि बॉल जो है वो बॉल जो है वो इसके हाथ तक वापस आ जाए। नहीं, इसके हाथ तक वापस आ जाए मतलब आने के बाद जस्ट उसका वेलोसिटी 0 हो जाए तब भी चलेगा। यू से फेंके, अगर बेयर मिनिमम स्पीड से फेंके होंगे तो बॉल यहां से चल के वापस से इसके हाथ पे आएगा और इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी अगर 0 हो जाएगा तो ये 15 मीटर जो है इसका मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। यस और नो? जिसका फॉर्मूला होता है u²/2g। तो बाबू हम लोग इस 15 मीटर को किसके बराबर लिखेंगे? v/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यस और नो बच्चों? तो यहां से आपके पास ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा? 15 दूना 30, 300 ना? बोलो, इज इक्वल टू v²/4। तो v² बराबर 1200, v² बराबर 1200 आ गया। अब हमको बोल रहा है कि यहाँ का वेलोसिटी बताओ। तो यहाँ u से फेंके और यहाँ v आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक v² इक्वल टू u² प्लस 2s लगा दें। नीचे कोई पॉजिटिव मान लेते हैं तो क्या करेंगे? v का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 2a कितना हो जाएगा? प्लस g, और s कितना हो जाएगा? प्लस 15, नहीं 15 ही हो जाएगा ना डिस्प्लेसमेंट। तो v² का वैल्यू हमारे पास कितना है? 1200, और ये हो जाएगा माइनस 300 बराबर u²। u का वैल्यू हो जाएगा 900 का अंडर रूट, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। बच्चा का यूट्यूब पे नेम है इनएक्टिव बट एक्टिव फॉर फाइट। जनरेशन क्या हो गया, ठीक है। तो ये वो सवाल हो गया बच्चा आपका। एक और जो दुविधा था, मेरे एक मित्र हैं जो कि आईटी रुड़की से पढ़े हुए हैं और फिलहाल अपना काम वाम करते हैं, बहुत सारा ऐप भी डेवलप किए हुआ है। तो कल मेरा वीडियो देख रहा था तो उसने एक गलती पॉइंट आउट किया कि कहा कि सर अजीत, जब तुम कल ये वाला मतलब कल से पहला पिछला जो भी वीडियो लेक्चर होगा उसमें याद है एक सवाल हम ऐसा दिए थे कि ऐसा था
नहीं, और दीवार 37 डिग्री था, और दीवार के सहारे था, नहीं दीवार के सहारे था ये, ऐसे नहीं। और हम इधर से कुछ फोर्स, ये 37 डिग्री था, और हम यहाँ से कुछ फोर्स लगा रहे थे, कितना 5 न्यूटन, नहीं। और पूछा गया था कि इन दोनों के बीच कांटेक्ट फोर्स कितना है। फिर एफबीडी बेसिकली ड्रॉ किए थे। तो एफबीडी ड्रॉ करने में जो मेरा दोस्त का एक क्वेरी था कि अजीत इस चैप्टर में तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जब रोटेशन तक पहुंचोगे तब तुम्हारा बात तो गलत साबित हो जाएगा। हम mg यहाँ से बनाए थे, इस वाले का जितना भी kg होगा, मान लेते इसका m, हाँ 4 kg था ना, तो ये 4g बनाए थे, और नॉर्मल हम थोड़ा बगल से बना दिए थे कि ग्राउंड इसको नॉर्मल देगा। सच्चाई ये है कि ये नॉर्मल जो है वो यहीं से गुजर रहा होगा, हमको चूंकि ग्राउंड से दिखाना था तो इसीलिए हम थोड़ा अलग करके बनाए थे। क्योंकि नॉर्मल अगर शिफ्ट होता है ना तो इस पर एक टर्निंग इफेक्ट आता है, जिसको हम लोग रोटेशनल इफेक्ट में टॉर्क बोलते हैं। खैर उसको अभी डिस्कस हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब हम जो नॉर्मल हम यहाँ पे थोड़ा सा अलग करके बनाए थे, वो इसलिए बनाए थे ताकि तुमको दिखे कि ग्राउंड से मिल रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि जिस लाइन में mg है उसी लाइन में नॉर्मल होगा। तो ये उनका क्वेरी था और वो सही कह रहे थे, इस मामले में बिल्कुल सत्य थे। तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। ठीक, आगे बढ़े। कल के लिए जो अगला क्वेश्चन है, हम आपको होमवर्क दिए थे। एक होमवर्क क्या दिए थे? नहीं, पार्टिकल डायनेमिक्स चैप्टर है, मतलब हम उसको ये बात तो जरूर ही बोले थे दोस्त को कि हम उसको ये बात बोले थे कि भाई चैप्टर का नाम है पार्टिकल डायनेमिक्स, तो साइज तो कुछ खास मैटर नहीं करता है, लेकिन अब चूंकि तुम डिस्कशन कर रहे हो कि भाई इंक्लाइन है, अब पार्टिकल में कहाँ से इंक्लाइन आ जाएगा, और साइज तुम दिखा दिए हुए हो, तो ज्यादा सत्य जो तरीका होता वो यही होता। मतलब ये बात हम बिल्कुल कह सकते थे कि यार इस चैप्टर में तो हम शुरुआत का पहले 5 मिनट में ही बोल चुके थे कि साइज ऑफ द पार्टिकल इज वेरी स्मॉल, पॉइंट मास, सब कुछ सूरज चांद ब्लॉक टेबल सबको पॉइंट मास मानते हैं, तो इसीलिए नॉर्मल को आगे दाहिना बायां उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट मास के रोटेशन का कोई मतलब नहीं होता है। तो वो बात तो हम सही हैं, बट जो दिखाना था पिक्टोरियली ऐसे दिखाना ज्यादा उचित होता। ओके, आप भी सही कह रहे हैं। ये सवाल था, एक रस्सी था, यूनिफॉर्म रस्सी था बोले थे। ओके, ये एंगल थीटा और ये एंगल, रस्सी का मास दिया था m, मास ऑफ रोप इज m, और ये पॉइंट है 1 2 3 इज द मिड पॉइंट। ओके, सो हम 1 और 2 पे पूछे थे और फिर 3 पे भी। तो एक बार हम पूरे रस्सी का एफबीडी बना लें। तो पूरे रस्सी का एफबीडी बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे तुम लोग बताओ बच्चों, बोलो बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यहाँ पे रस्सी पे नॉर्मल कहां से आ जाता है? टेंशन है ना, और यहाँ पर भी दोनों को टीटी बोल दें। क्यों टीटी बोल दें? लेकिन रस्सी के पास तो मास है, रस्सी के पास मास होने से सब जगह टेंशन सेम नहीं होता है। तो उचित तरीका होगा कि इसको आप T2 बोलिए और इसको, ये अलग बात है कि थोड़ी देर बाद में हम ये साबित कर देंगे कि दोनों T बराबर है, इसलिए क्योंकि दोनों जगह थीटा भी सेम है। यस और नो? अच्छा, यही दो होगा एफबीडी में। अच्छा, इधर क्यों टेंशन बनाए? रस्सी से अवे, बॉडी से, और रस्सी जिस लाइन में है उसे, इट इज ए खिंचाव वाला फोर्स। तो ऐसे लगता तो खिंचाव वाला नहीं होता बल्कि दबाव वाला हो जाता है। इधर ओके, क्लियर बात? ओके, और कोई आएगा एफबीडी में? ये सब जगह थोड़ा 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 mg लग रहा होगा, सब मिलाकर के एक ही बार में हम लोग नीचे लिख देते हैं कैपिटल mg। यहाँ पे मतलब
सब सेंटर पे बोल दिया, बट वो वर्ड यूज अभी नहीं करूंगा मैं, ठीक है। तो नेट फोर्स नीचे की तरफ है कितना, कैपिटल एम जी, ओके। अच्छा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी किस लॉजिक से, शीर्षाभिमुख कोण, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और उसके बाद अब क्या करूं, कंपोनेंट ब्रेक करूं, तो इधर वाला T1 साइन थीटा और इधर वाला T1 cos थीटा, वेरी गुड। T2 का इधर वाला और इधर वाला T2, हॉरिजेंटल में क्या लिखूंगा, T2 cos थीटा माइनस T1 cos थीटा बराबर 0, दैट मीन्स T2 बराबर बोलो बच्चों, पक्का पक्का, अच्छा अच्छा अच्छा। और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लिखूंगा, T1 साइन थीटा प्लस T2 साइन थीटा बराबर, अच्छा माइनस mg बराबर 0, तो इसके लिए mg को RHS में ले गए, T1 T2 को दोनों को बराबर रख देते हैं, तो क्या हो गया 2T1 साइन थीटा बराबर mg, T1 बराबर mg बाय 2 साइन थीटा, चूंकि T2 और T1 बराबर है तो T1 बराबर mg साइन थीटा हुआ, तो T2 बराबर भी सॉरी mg बाई 2 साइन थीटा हुआ ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी, लेकिन हमको 3 पे भी तो लाना है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आई होप। बोले जल्दी जल्दी छापते जाओ, अरे लाइट कम है इसीलिए आज हम थोड़े काले दिख रहे हैं, गोरा गोरा ये रंग तोरा, हाँ अब ठीक लग रहा है ना, जल्दी करो, मिड पॉइंट पे कितना है, जल्दी जल्दी, बना दिया, हाँ इसका मिड वाले पॉइंट का भी निकालना है ना बुआ, व्हाट शुड आई डू, हाँ बोलो, जहां निकालना है वहां पे रस्सी को काटना पड़ेगा, मतलब काटना पड़ेगा इनसे, रियल में नहीं, सोचना पड़ेगा काट के, है ना। तो एक बार लेफ्ट हाफ का एफबीडी बना लेते हैं, बना ले, ये एंगल कितना है, थीटा, नहीं तो ये एंगल भी थीटा, और यहाँ पर जो टेंशन है दैट इज T1, और ये जो 3 वाला पॉइंट है, यहाँ पर टेंशन किधर होगा बच्चों, लेफ्ट की राइट, वाई राइट वाई नॉट लेफ्ट, अवे अवे फ्रॉम दी, क्या बोल रहे थे इधर T3 अलोंग दी रस्सी, अलोंग दी रस्सी मतलब जैसे यहाँ पर देखो ना, तो रस्सी पे जो रस्सी का टेंजेंट जो होता है वही अलोंग दी रस्सी होता है, इधर ओके, यहाँ पे टेंजेंट बनाते तो इधर जाता, जैसे यहाँ पे अगर टेंजेंट बनाएंगे तो इधर जाएगा, ठीक, तो इसीलिए ये T3 और आधा ही रस्सी है, तो हम नीचे की तरफ कितना बना ले, m/2 जी, mg/2, वैसे तो T1 हमको मालूम है, और अगर हॉरिजेंटल में देखेंगे T1 का वैल्यू कितना आया था हमारा, mg/2 साइन थीटा, नहीं तो अगर हम T1 का cos थीटा देखें, T1 का cos थीटा, तो T1 का cos थीटा जो होगा वो T3 के बराबर होगा, है ना, तो T3 बराबर T1 cos थीटा, और T1 आया था mg/2 साइन थीटा, तो यहाँ पुट कर देते हैं mg/2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये हो गया mg cot थीटा बाई 2, mg cot थीटा बाई, बोलो बच्चों जल्दी छापो बच्चों, बच्चों होपफुली आप ये लिख लिए हुए हो। इसी से संबंधित एक सवाल बड़े ही फेमस बुक में है, हम इसका डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सवाल उतना टफ है नहीं। बुक का नाम है पाथ फाइंडर फॉर ओलंपियाड एंड जे एडवांस्ड फिजिक्स, ठीक है, डिस्कस इसलिए कर दें, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा ही मिलता जुलता सवाल है।
सवाल देख लो, सवाल ये है, सवाल में क्या बोल रहा है हम आपको बता देते हैं। एक दीवार है, दीवार के एक पॉइंट पे हम कील ठोके हुए हैं जिसका नाम ए दिए हुए हैं। वहां से एक रस्सी को लेके गए, यहाँ पर एक सेम लेवल पे, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे एक दूसरा कील है, स्मूथ है, ठीक है, फ्रिक्शन विक्शन नहीं है, उसका नाम हम बी दे दिए। उस कील के सहारे एक रस्सी को इसे लटका दिए, ठीक है। और कह रहा है ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है ना। और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल कहने का मतलब क्या हुआ समझे। मान लीजिए कि अलग अलग हॉरिजॉन्टल लेवल पे करोगे ना, जैसे एक मिनट, अलग अलग हॉरिजॉन्टल लेवल पे करोगे तो दोनों जगह वर्टिकल के साथ एंगल अलग अलग आएगा, है ना, बोलो। और टेंशन का वैल्यू भी दोनों जगह अलग अलग आएगा, यहाँ पे अलग आएगा और यहाँ पे अलग आएगा। लेकिन सेम अगर हॉरिजॉन्टल लेवल होगा तो क्या होगा, जैसा कि अभी हुआ था उससे क्या होगा, सेम अगर हॉरिजॉन्टल लेवल होगा तो रस्सी एकदम ऐसे सिमेट्रिक होगा नहीं, बोलो। तो दोनों जगह टेंशन सेम आएगा और दोनों जगह का थीटा भी, क्योंकि थीटा सेम होगा इसीलिए टेंशन भी सेम होगा। इज दैट ओके? ऐसा, तो दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, ये ऐसे करके लटका हुआ है। रस्सी का टोटल लेंथ कितना है, 13 मीटर। रस्सी यूनिफॉर्म है, सब जगह सिमिलर मास डेंसिटी है। और कह रहा है कि एक समय पे ये यहाँ से यहाँ के बीच में जो रस्सी है उसका लेंथ कितना है, 8 मीटर। और सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में, सिस्टम कैसे में, इक्विलिब्रियम मतलब रुका हुआ है। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में वॉल और रस्सी के बीच का एंगल थीटा क्या है, लगभग कितना है, इन चारों में से ये आपको बताना था, ठीक है। मैं आपको बताना चाह रहा था इसीलिए हूँ, आपको ट्राई करना होगा तो वीडियो पॉज करके ट्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। हम थोड़ा एक्सप्लेन कर दे इसको। दो तरीके से इसको समझते हैं बच्चों, इसको ऐसे समझते हैं। पहले तो ये समझो, अरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, सुनिए मेरी बात। मान लीजिए एक रस्सी को ऐसे लटकाए हुए हैं, इसका मास है कैपिटल M, ठीक। और यहां पर हम कोई फोर्स F लगाए हुए हैं। कितना F लगाना पड़ेगा हमको रोकने के लिए, किसके बराबर, mg के बराबर, नहीं तभी ना हम उसको रोक के रखेंगे, जितना इसका वेट है उसके बराबर हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। यस और नो, बोलो, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो इस जगह पे जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो कितना है, इसके वेट के बराबर, पक्का। अच्छा मान लो हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं, आगे रस्सी लटका हुआ है तो वो रस्सी का टेंशन ही ना फोर्स लगा रहा है। हम इसको दो भागों में बांट देते हैं क्वेश्चन को, एक तो ये है, एक ये है, नहीं, और बाकी ये है, बाकी ये है। इस F को अब F नाम ना दे करके हम क्या दे देते हैं, T, इसको नाम क्या देते हैं, इज दैट ओके। तो जो टेंशन इसको ऐसे खींच रहा होगा, इसको इधर खींच रहा होगा, ये यहां पर हम बताएं, देखो ये जो चीज है ना इस वाला, इसमें इस जगह पे कट करके सोच रहे हैं, ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक। अच्छा तो ये टेंशन T और ये वाला एंगल वर्टिकल के साथ हम लोग एंगल कितना लिए हैं, थीटा। यहां पर भी टेंशन T और वर्टिकल के साथ एंगल, सवाल वाला ये वर्टिकल के साथ ही एंगल पूछ रहा है ना। ये एंगल अगर थीटा होगा, देख लेना, ये अगर एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल, यस है ना। तो सही है मेरी बात दोस्त। अच्छा ये दोनों एंगल बराबर बराबर है, इसीलिए दोनों का टेंशन भी कहा है, क्योंकि दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बैलेंस करना है। तो T1 sin थीटा बराबर T2 sin थीटा, थीटा थीटा बराबर T1 T2 भी बराबर, इसलिए दोनों जगह टेंशन T मान ली। अच्छा ये 8 मीटर रस्सी है, 8 मीटर, 1 मीटर रस्सी का मास स्मॉल m मान लेते हैं, 1 मीटर रस्सी का मास
तो 8 मीटर रस्सी का मास हो जाएगा 8 इंटू mg, है ना। और ये कितना मीटर रस्सी है? 5 मीटर। ये कितना मीटर रस्सी है? टोटल 13 मीटर था ना, तो ये कितना है? 5 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू स्मॉल mg। यस और नो? तो इस जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? 2t cos थीटा। इस t का इधर वाला कंपोनेंट t cos थीटा और इस t का इधर वाला कंपोनेंट t cos थीटा। तो 2t cos थीटा बराबर 8 mg, है ना। और यहां पे क्या लिखूंगा? t बराबर 5 mg। बोलो बच्चों, ये है 2 और ये है समीकरण 1। t का वैल्यू उठा करके यहां पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 5 mg cos थीटा बराबर 8 mg। mg ने mg को काट दिया, तो cos थीटा का वैल्यू कितना आया? 8/10, दैट इज 4/5। तो थीटा लगभग कितना आता है? 37 डिग्री। cos 37 डिग्री का वैल्यू एग्जैक्ट 4/5 नहीं होता, अप्रॉक्स 4/5 होता है, ठीक है। इसीलिए ये बुक सब तो हाईफाई आदमी सब लिखे हैं, तो इसीलिए वो अप्रॉक्स वर्ड यूज किया है। दैट ओके? क्लियर? तो करेक्ट आंसर इज 37 डिग्री। तुमको समझ में आया क्या? बड़े बुक में क्वेश्चन बहुत टफ थोड़ी होता है, ऐसा नहीं है। आदमी का अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो सब बना सकता है। आगे बढ़े हम लोग डिस्कशन में। बोलो, लिखना है जल्दी जल्दी जल्दी। ये टी का वैल्यू यहां पर जो टी था, ये इस वेट, इसके वेट के बराबर होगा ना। 5 मीटर का 1 मीटर का मास माने m, तो 5 मीटर का 5 mg, तो टी बराबर 5 mg। सीधे यहाँ पे टी का वैल्यू 5 mg रख दिया, ठीक। बोलो बच्चों, अच्छा थीटा वाला चीज देख लो। ये थीटा, तो ये भी थीटा। यहाँ ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, यहाँ नहीं, ये थीटा नहीं, कुछ तुम समझाने के लिए बताए थे। ओके, जल्दी लिख लो बच्चों। आपसे एक और सवाल के बारे में बोले थे ना, 2-3 सवाल के बारे में बोले थे कि चर्चा करेंगे। नहीं, जाते जाते क्या बोले थे कि एक चेन है, एक चेन है ना। कितना लेंथ का है बच्चों? L लेंथ का चेन है, और बोल रहा है कि चेन कैसा है? यूनिफॉर्म है। चेन कैसा है? यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास m एंड लेंथ L, लेंथ L। फाइंड टेंशन इन चेन at x distance above the lowermost point, above the lowermost point। जो चेन का लोअर मोस्ट पॉइंट है उससे x ऊपर टेंशन क्या होगा, ये सवाल है, और बहुत ही बेकार सवाल है। x mg/l, करेक्ट। ये क्या कह रहा है बच्चा? बच्चा क्या कह रहा है कि सर आपको कहां पे टेंशन चाहिए? कहां पे टेंशन चाहिए? नीचे से x दूरी ऊपर। यहां से कितना ऊपर? x दूरी ऊपर ना। तो यहां से x दूरी ऊपर चाहिए, तो एक काम करो, इतने ही पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, ठीक। तो यहां पे आ जाएगा ऊपर टेंशन नहीं, और x लेंथ का मास कैसे पता चलेगा? एक एक नियम से। कैसे? एक एक नियम क्या होता है? यूनिटरी मेथड नहीं, यूनिफॉर्म चेन है ना। तो क्या लिखेंगे? चूंकि L लेंथ का मास m, इसीलिए 1 लेंथ का मास m/l। इसी को मास पॉइंट लेंथ या लीनियर मास डेंसिटी भी बोल देते हैं। और x लेंथ का मास m/l इंटू x। अगर तुम मेरा इंटीग्रेशन वाला चीज पढ़े होगे तो लीनियर मास डेंसिटी के हेल्प से मास भी कैलकुलेट किए हैं। तो ये क्या है? ये जो चीज हुआ, क्या हुआ? मास ऑफ x लेंथ। तो इस पे जो वेट नीचे की तरफ लगेगा वो कितना लग जाएगा बाबू? m/l x इंटू g। तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा? t का वैल्यू कितना हो जाएगा? mg x/l। अगर x का वैल्यू 0 रख देंगे, मतलब यहां, तो वहां x का वैल्यू 0 रखने पर टेंशन क्या हो जाएगा? 0। तो यहां पे टेंशन क्या हो जाएगा? और x का वैल्यू अगर l रख देंगे तो
तो मतलब x का वैल्यू l रखने पे टेंशन क्या हो जाएगा, mg। तो यहाँ पे टेंशन 0 और यहाँ पे टेंशन mg। इज दैट ओके? यहाँ के टेंशन की जिम्मेदारी क्या है? कोई मास नीचे नहीं है जिसको उसको होल्ड करना है, लेकिन यहाँ के टेंशन की जिम्मेदारी है पूरा का पूरा चेन का मास को बैलेंस करे, वेट को बैलेंस करे। तो यहाँ का टेंशन हो जाएगा कैपिटल mg और यहाँ का टेंशन 0 0। और x यहां से x लेंथ ऊपर टेंशन क्या हो जाएगा, m बाई एल जी इंटू एक्स, एम जी एक्स बाई एल। इज दैट ओके? कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे बढ़ूं? एक और सवाल आपको बोले थे क्या? इंक्लाइन वाला था ना? एंगल देख लो ना जरा। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, दिल को चुराना, बच्चों ये मास कितना दिया है, m2 और ये m1, और बोल रहा है कि सिस्टम इज इन ओके, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ओके, और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड m1 इज टू m2 बराबर भाट, है ना? वेरी वेरी इजी पीजी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलते हैं, दूध भात क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? दूध भात क्वेश्चन। समझते हो क्या? बहुत ही आसान सा, बेकार नहीं, कोई भी सवाल बेकार नहीं होता। इधर की तरफ क्या हो गया, m2g, और इधर की तरफ सच की झूठ। अच्छा भाई साहब, हम कंपोनेंट ब्रेक करना आपको सिखाए हुए हैं। ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी क्यों? दो लाइन के बीच एंगल थीटा, तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच भी। तो इधर कितना हो गया, m2g cos 30, और इधर कितना हो गया, सच की झूठ। ओके, सिमिलरली इस m1 का इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, m1g cos, क्योंकि ये एंगल है 60 डिग्री, और इधर m1g sin 60। तो ये और ये बराबर, तो बराबर तो क्या करेंगे, m2g sin 30 बराबर m1g sin 60। आज तो तुमको हम ड्राइविंग फोर्स वगैरह सब सिखाएंगे, तो ये सब चीज तो देख के ही हो जाएगा। जी से जी कैंसिल आउट हो गया, m2 बाई 2 इज इक्वल टू m1 रूट 3 बाई 2, 2 ने 2 को मार डाला, सो m1 बाई m2 कितना हो गया बेटा, 1 बाई, यस और नो? कोई दिक्कत कोई परेशानी? पक्का? बोलो, आगे बढ़ो। सुनो, एक और सवाल कराना था हमको। Three identical cylinders. Three identical cylinders. हम आपको दिखा रहे हैं क्या चीज, फ्रंट व्यू। एक सिलेंडर, हाँ क्रॉस सेक्शन वाला व्यू, एक सिलेंडर यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, अंदर की तरफ होगा सब, ठीक है? तो आप सामने से देख रहे हैं तो आपको ये तीनों दिख रहा है, ठीक? ईच ऑफ मास m, सबका मास कितना है, m। तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, तब कहां से रहेगा,
ये तो अच्छा ये स्मूथ है ये सरफेस, तो ये तो फिसल जाएगा ना, यस और नो, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर फिसल जाएगा तो हम इसको रोकना चाह रहे हैं, दोनों तरफ से बराबर बराबर फोर्स लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टल के पैरेलल, ठीक है ना, या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ओके सवाल ये है, फाइंड सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ टू कीप द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये सवाल है, ये भी हमको कराना था। हाँ बच्चों देखो, सवाल का आंसर लाने के लिए बहुत हाथ पैर नहीं मारना है, आ जाएगा। मेन जरूरी क्या है कि आप प्रोसेस को फॉलो करें। अगर आपसे बोला गया है कि फोर्स को आइडेंटिफाई करें तो फोर्स को आइडेंटिफाई करें, अगर बोला गया है फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। अब नॉर्मल किधर लगता है उसके बारे में आपको मालूम है कि कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर लगता है, पुशिंग फोर्स होता है, यस और नो। तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए और उसके बाद फिर आपको कंपोनेंट ब्रेक करने का जरूरत है तो कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, है ना। तो शुरू करते हैं हम लोग, आइए आइए शुरू करते हैं। नहीं आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं। बच्चों बड़ी खराब ड्राइंग बनाते हैं। शेप में से सर्कल बना, अरे बहुत मुश्किल हो जाता हूँ, सिंपल लगता है। अच्छा तो हमको मालूम नहीं था, रुको 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 बताओ तो थोड़ा कैसे होता है। कहाँ शेप, हाँ हाँ अरे जादू, फिर सिलेक्ट, बहुत कठिन हो भाई। हाँ सुनो ना, एक काम करते हैं हम लोग, फालतू बात सब हम लोग नहीं करेंगे, बट हाँ 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 क्या बोल रहा है, किसी कोचिंग का नाम नहीं लेंगे हम लोग, ऑनलाइन में सारा कोचिंग अच्छा कोचिंग होता है, हम लोग भी अच्छे हैं। बच्चों अब जरा सोच, अच्छा ये एक बात बताइए, तीनों का सेंटर मिलाएंगे तो कैसा ट्रायंगल बनेगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि सबका साइड लेंथ कितना हो जाएगा, कितना 2r जो भी रेडियस है, नहीं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और अगर हम कोई एकदम बीच वाला लाइन खींचेंगे बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या एंगल बाइसेक्टर, तो ये वाला एंगल जो होगा दैट विल बी 30 डिग्री और ये वाला एंगल भी, यस और नो। अभी हम ऊपर वाले स्फीयर के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, थोड़ा सा बताइएगा ऊपर वाला स्फीयर के बीच ऊपर क्या क्या फोर्स लगेगा, जरा बताइए कि क्या फोर्स लगेगा। एक तो नीचे लगेगा mg, यस और नो, और हाँ यहां से एक नॉर्मल मिलेगा, तो इसको हम नाम देते हैं n1, और यहां से भी एक नॉर्मल मिलेगा, इसको नाम देते हैं, सिमेट्री से ये समझ में आ रहा है कि दोनों बराबर होगा, लेकिन फिर भी हम n1 n2 बोल दे रहे हैं। ये एंगल और ये एंगल, यही ये 30 डिग्री था ना, तो ये भी 30 और ये भी, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, नहीं
तो N2 का इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा N2 और इधर वाला N2 cos 30 और N1 का इधर वाला कंपोनेंट N1 sin 30 और इधर वाला कंपोनेंट N1 cos, सही कि गलत? इन दोनों को बराबर करूंगा तो sin 30 तो N1 बराबर पक्का। और यहां पे क्या लिखूंगा? N1 प्लस N2 cos 30 बराबर माइनस mg बराबर 0 था तो mg को राइट साइड में ले गए, ठीक। और N1 N2 को सिंपली लिख देते हैं 2 N1 cos 30 को √3 बाई, तो दैट इज mg। तो N1 का वैल्यू कितना हो गया? mg बाई √3 और वही जो है N2 का वैल्यू भी वैल्यू हो गया। किसी को भी इतनी बातों में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का। हम लोगों ने क्या पता किया कि ऊपर वाले स्फीयर को ये इधर फोर्स लगाएगा और ये इधर फोर्स लगाएगा और दोनों साइड से नॉर्मल बराबर बराबर लगेगा। कितना लगेगा? mg बाई √3। सही कि गलत? ये जो स्फीयर है यहाँ पर एक फोर्स इधर भी लग रहा है और यहाँ पर एक फोर्स इधर भी लग रहा है। इस दोनों में से किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहते हैं हम। इस दोनों में से किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहते हैं तो एक का बना लेते हैं। ये जो है, ठीक है। इधर की तरफ क्या आएगा? mg, पक्का। एक बात बताओ, यहां जो नॉर्मल N2 इधर लगा है, इस पर लगा है ना, वही इस पे ध्यान से देखना। ये जो N2 है उसी का रिएक्शन फोर्स इधर लगेगा, पक्का। और ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा मतलब ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, लेकिन खैर इसके अलावा इस पर क्या फोर्स लगेगा? यहां से लगेगा F, नहीं। अच्छा, कणिका का कहना है कि ये दोनों कांटेक्ट में है तो ये वाला भी इधर फोर्स लगाएगा। तुम्हारा कहना सही है, लेकिन सवाल वाले का चाहत क्या है कि इस फोर्स का मिनिमम वैल्यू, इस फोर्स का, जैसे अगर हम इन दोनों को दबाएंगे तब तो ऑब्वियसली ये दोनों के बीच नॉर्मल आएगा, लेकिन हम दबा रहे हैं इतने जोर से कि इससे थोड़ा भी स्लो करेंगे तो बिखर जाएगा, है ना। इतना कम फोर्स लगा रहे हैं कि बस ये होल्ड किए हुआ है, इससे कम लगाएंगे तो ये बिखर जाएगा, मतलब कांटेक्ट हट जाएगा यहां से, तो यहां का नॉर्मल। तो क्या ये बात तुम समझ पा रहे हो कि अभी जो हम फोर्स लगा रहे हैं बस इतना लगा रहे हैं कि ये दोनों स्फीयर जो है खाली टच कर रहा है लेकिन पुश नहीं कर रहा। ये बात समझ में आ रहा है? क्योंकि इससे कम फोर्स लगाऊंगा तो खट से ये हट जाएगा, अलग हो जाएगा, तो यहाँ कॉन्टेक्ट लूज कर जाएगा, नॉर्मल खत्म हो जाएगा। अभी इतना ही लगा रहे हैं कि ये दोनों खाली टच कर रहा है, पुश नहीं कर। तो यहां से हम बनाते नॉर्मल, लेकिन वो नॉर्मल हम बना नहीं रहे हैं क्योंकि उसका वैल्यू जो है वो कितना है? 0 है। उसका वैल्यू कितना है? किस केस में उसका वैल्यू 0 है? जब ये फोर्स मिनिमम है, जब ये फोर्स। कायदे से अगर एफबीडी बनाएंगे तो ग्राउंड से भी एक नॉर्मल हमको मिलेगा जिसका नाम हम लोग N4 रख लेते हैं, ठीक है। अब जरा सोच के बताओ कि एफ को बैलेंस कौन कर रहा है? एफ को कौन बैलेंस कर रहा है? N2 का sin 30, N2 का cos 30 तो इधर आ जाएगा। अरे हाँ, है ना। ये N3 0 हो गया, तो F बराबर कितना हो गया? N2 sin 30 और N2 का वैल्यू कितना था? mg बाई √3। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। F का वैल्यू कितना हो गया? N2 की जगह पे रख देंगे mg बाई √3 इंटू sin 30 1/2, तो ये हो जाएगा mg बाई 2√3। कुछ भी समझने में दिक्कत है तो हमसे पूछ लो, कोई भी बात समझने में दिक्कत है तो पक्का लिख लो। क्या चीज तुम दिक्कत कर रहे थे? कहाँ समस्या अटका हुआ था? समझ में आया? आप क्या कर रहे थे? एक तो फ्री बॉडी डायग्राम पूरा नहीं बना रहे थे, दूसरी बात यहाँ पर जबरदस्ती एक नॉर्मल आप डाल रहे थे और ये नहीं सुन रहे थे कि सवाल वाला कह रहा है कि फोर्स का मिनिमम वैल्यू होना चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू पे ये जस्ट बिखरने वाला है, उस समय पे ये नॉर्मल 0 हो जाएगा। इज दैट ओके? जल्दी छापो। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा जाए। एक होमवर्क है जो सब नहीं लिखेंगे,
मन करेगा तो घर पे ट्राई करेंगे, ठीक है। एक स्फीयर है, उस पे चेन रखा हुआ, उस पे चेन रखा हुआ है, ठीक। चेन का मास m है और ये स्फीयर का रेडियस r है और ये वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री। और फिर हम इस एंड को यहाँ पे एक मासलेस स्ट्रिंग से बांधे हुए, ये वाला जो टॉप एंड था उसको एक मासलेस स्ट्रिंग से बांधे हुए। और हम आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। इसको आप ट्राई कर सकते हैं घर पे, बाद में हमसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। ओके, एम मास का चेन है, स्फीयर का रेडियस r है, यहाँ से 60 डिग्री तक चेन है फैला हुआ एकदम टॉप से, और टॉप पॉइंट को रस्सी से बांध दिए हुए हैं, मासलेस रस्सी से। रस्सी में टेंशन पूछा जा रहा है, ठीक। आगे बढ़े, अब हम लोग डिस्कशन किसका करेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स और एप्लीकेशन ऑफ F बराबर एम ए। अभी भी F बराबर एम ए का एप्लीकेशन ही था इक्विलिब्रियम, लेकिन उसमें ए कितना था, 0, ठीक। तो हम आपको कुछ कुछ स्टेप्स बता रहे हैं, उन स्टेप्स से ही आप, उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। तो हम स्टेप्स क्यों बता रहे हैं, क्योंकि नया नया बच्चा को थोड़ा दिक्कत होता है, तो रास्ता बताए तो उसी रास्ता पे चलते रहता है। बाद में तो तुम लोग प्रो हो जाओगे तो सीधे आंसर बताने लगोगे, एक दो स्टेप जंप करने लगोगे। पहला स्टेप क्या होगा, किसी भी सवाल, ऐसा जो सवाल करना होगा उसी में जो काम इससे पहले करते थे वही काम यहाँ भी करेंगे, लेकिन इक्विलिब्रियम अब नहीं होगा, कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो पहला चीज क्या होगा, पहला क्या होगा, आइडेंटिफाई द फोर्स, करेक्ट। आइडेंटिफाई द फोर्सेस, देख लेना कि कौन कौन सा फोर्स है, ग्रेविटी है, mg है, लिखते जाओ भाई, ऐसे नहीं बैठना होता है क्लास में। ग्रेविटी है, नॉर्मल है, टेंशन है, स्प्रिंग फोर्स होगा, दुनिया जहान के फोर्स होंगे। अभी तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें फ्रिक्शन एक्शन नहीं होगा, स्प्रिंग भी नहीं होगा, खाली होगा ग्रेविटी, नॉर्मल और टेंशन, ठीक है ना। धीरे धीरे फोर्सेस बढ़ाते जाएंगे। तो आइडेंटिफाई द फोर्सेस, उसके बाद ड्रॉ FBD, ड्रॉ FBD ऑफ ईच ब्लॉक। यहां पे कई जगहों पे सिस्टम भी लिखा रहता है, लेकिन हम सिस्टम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, अभी तुम ब्लॉक और सिस्टम को अलग अलग मत समझो, हम आगे बात करेंगे। तो ड्रॉ FBD ऑफ ईच ब्लॉक। फिर उसके बाद क्या करना है, ब्रेक द कंपोनेंट। नहीं, ब्रेक द कंपोनेंट वहां करते थे, लेकिन अब क्या है ना कि कंपोनेंट ब्रेक करने से पहले हम क्या करेंगे, एज्यूम द एक्सेलरेशन, एज्यूम द, क्योंकि अब एक्सेलरेशन होगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अच्छा ना, पहले एक काम और करना है, हाँ, एज्यूम द एक्सेलरेशन और ऑफ ईच ब्लॉक, सारे ब्लॉक का एक्सेलरेशन एज्यूम करना है और यूज कॉमन सेंस व्हाइल डूइंग सो। माने तुम्हारे पास जो अपना नहीं है, तुम्हारे पास जो अपना कॉमन सेंस है उसका उपयोग करना। मैं ये कह रहा हूं सर, समझिएगा, हम ये कह रहे हैं कि भाई देखो, कोई इंक्लाइन पे, फिक्स्ड इंक्लाइन पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक। अब यार ये ब्लॉक को छोड़ देंगे तो नीचे ही जाएगा ना, तो कॉमन सेंस कह रहा है कि एक्सेलरेशन नीचे ही मानो। अब जबरदस्ती हम एक्सेलरेशन इधर मानेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेगा। मानने से ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, लेकिन वो आंसर लाने में फिर से कॉमन सेंस यूज करना होगा। तो शुरू ही क्यों ना कर ले, इधर ओके। मान लीजिए हम इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो ये ब्लॉक या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो ये मैं कह रहा हूं कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सोचते हुए या कई बार मैग्नीट्यूड भी एज्यूम करने के समय पे आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना। इज दैट ओके? तो यूज कॉमन सेंस व्हाइल डूइंग सो। और फिर क्या, एज्यूम एक्सेलरेशन,
सुन लो, नया नया बात सब है। डिसाइड द सिस्टम, ये तुम्हारे लिए नया है। डिसाइड द सिस्टम वर्ड तो तुम लोग को नया के लिए नया नहीं होगा, तुम लोग तो जेन जी हो, सिस्टम उस्टम बहुत यूज करते हो। नहीं, तुम लोग में सिस्टम यूज होता है ना वर्ड बहुत। अरे केमिस्ट्री में नहीं, नॉर्मल लाइफ में तुम लोग नहीं सिस्टम सिस्टम वर्ड यूज करते हो, नहीं। ओके, डिसाइड द सिस्टम। अब सुनिएगा मेरी बात, यहां पर एक बात को ध्यान रखना है कि आप एक ब्लॉक, अकेले ब्लॉक को भी सिस्टम मान सकते हैं, दो ब्लॉक को मिला के भी सिस्टम मान सकते हैं, तीन ब्लॉक को मिला करके भी सिस्टम मान सकते हैं, जितने मर्जी उतने ब्लॉक को मिला करके एक सिस्टम मान सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, ऑल द masses of a particular system must have identical acceleration, magnitude as well as डायरेक्शन वाइज। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज एज वेल एज डायरेक्शन वाइज, दोनों वाइज आपका किसी सिस्टम के सारे ब्लॉक का एक्सेलेरेशन सेम होना चाहिए। अगर दो ब्लॉक है, दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन सेम है, तो दोनों मिला करके एक सिस्टम मान सकते हैं। एक ब्लॉक है 4 किलो का, दूसरा ब्लॉक है 2 किलो का, और दोनों का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, तो दोनों मिला करके हम बोल देंगे कि कितना किलो का ब्लॉक हो गया, 6 केजी का ब्लॉक एक साथ ही हम ट्रीट कर सकते उसको हैं। लेकिन 4 केजी और 2 केजी का दो ब्लॉक है, दोनों का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड अलग अलग है या डायरेक्शन अलग अलग है या दोनों चीज अलग अलग है, तब हम 4 और 2 मिला करके एक साथ 6 केजी उसको ट्रीट नहीं कर सकते। इज दैट ओके? ठीक, तो पहला चौथा काम हो गया डिसाइड द सिस्टम। थोड़ा सा ऊपर बढ़े, उसके बाद जो तुम कह रही थी बच्चे कि ब्रेक द कंपोनेंट, ब्रेक द कंपोनेंट of forces along the acceleration and perpendicular to the acceleration ये बहुत जरूरी बात है बच्चा। कई बार लोग सब काम कर लेता है और कंपोनेंट ब्रेकिंग में ही अनाप शनाप करने लगता है। कंपोनेंट हमेशा ब्रेक करना है किधर किधर, एक्सेलरेशन के अलोंग और उसके परपेंडिकुलर, हमेशा ध्यान रखना। सर्कुलर मोशन में भी एक्सेलरेशन आएगा सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल, तो जिधर एक्सेलरेशन है उसके अलोंग और उसके परपेंडिकुलर ही कंपोनेंट ब्रेक करना है। और फिर अगला काम क्या करेंगे, राइट, जिधर जिधर कंपोनेंट ब्रेक किए हो उधर उधर लिखोगे राइट एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए इन ईच डायरेक्शन। अब जो जो तुम कंपोनेंट ब्रेक किए हो जिस जिस डायरेक्शन में, उन डायरेक्शन में एफ नेट बराबर एम इंटू एक लिखोगे। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारा आपका इक्वेशन आएगा। अगर किसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है तो एफ नेट बराबर 0 कर देंगे, इक्विलिब्रियम वाला हो जाएगा। जिधर ए है एक्सेलरेशन उधर एफ नेट बराबर एम इंटू ए करेंगे। उसके बाद बहुत सारा इक्वेशन आएगा, सॉल्व द इक्वेशंस and enjoy the answer. Is that okay? ये सारा कार्य हम लोग करेंगे, ये सारा कार्य हम लोग करेंगे। हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि शुरुआती समय में आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद आप सब लोग खूब समझदार हो जाएंगे, तब आप इससे विमुख होकर भी काम कर सकते हैं। पहला के बाद सीधे इक्वेशन लिखने आ जाता है, सीधे सीधे, है ना। बिना एफबीडी बनाए हुए लोग इक्वेशन लिख लेता है, लेकिन वो सब काम अभी करना नहीं, एकदम एफबीडी बनाना है तरीके से, आराम आराम से। तो क्या आप इजाजत देते हैं आगे बढ़ने का? अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, एफ बराबर एम ए का एप्लीकेशन। इससे पहले भी था लेकिन उसमें ए 0 था तो उसका एक अलग नाम दिए थे, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम एक बार और पढ़ेंगे। अभी जो हम लोग पढ़े थे वो इक्विलिब्रियम था ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। एक बार और पढ़ेंगे जिसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा, रोटेशन चैप्टर में। हो सकता है कुछ कुछ बुक्स में शुरुआत में ही इक्विलिब्रियम में ही रोटेशन वाला क्वेश्चन सब भी दे देता है, स्पेशली अरिहंत पब्लिकेशन का डीसी पांडे का बुक है, उसमें कुछ कुछ मिल जाता है शुरुआत में ही। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के सवाल भी नहीं करने।
रोटेशन के टाइम पे करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब थ्योरी तो हो गया। अब थ्योरी समझ में नहीं आया होगा तो समझने के लिए हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग एकदम सबसे सरल क्वेश्चन से, अंत करेंगे तो थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन तो जरूर ही आएगा, इतना भरोसा तो आपको होगा ही हम पे। कितना किलो, कितना केजी बोले? बोला 2 केजी। ठीक है बच्चा, और ये 5 केजी। ठीक है, तो 2 केजी और 5 केजी तुम डिसाइड किए हो, फोर्स हम डिसाइड कर लेते हैं, है ना, 35 न्यूटन। ठीक, और अब आपसे पूछ लिए कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग joining both block, joining both block, दोनों ब्लॉक को ज्वाइन करने वाला जो रस्सी है उसमें टेंशन। ठीक है, देख लो इसको। हाँ, स्ट्रिंग इज मासलेस, स्ट्रिंग इज मासिव भी लेंगे बट अभी नहीं, थोड़ा देर रुक के। ठीक, जल्दी लिखो। हाँ बच्चों, बच्चे मन के सच्चे हैं। क्या करें, सॉल्व करें, और क्या, फोर्स आइडेंटिफाई करना है ना। इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटी, नॉर्मल, टेंशन, एक्सटर्नल फोर्स नहीं, इस पे टेंशन, ग्रेविटी, दैट्स इट। 5 केजी का बीडी क्या बनेगा? 5G और N1, और इधर T। ठीक है, 2 केजी का नीचे 2G, ऊपर में नॉर्मल का नाम बदल देते हैं N2, और रस्सी कैसा है? मासलेस, तो जो टेंशन यहां वही टेंशन। ठीक, और इधर 35 न्यूटन। यस और नो? ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या क्या कर लिए? FBD बना लिए, फोर्स आइडेंटिफाई करके FBD बना लिए। अगला काम क्या करना है? एक्सेलरेशन एज्यूम करना, और एक्सेलरेशन एज्यूम करते हुए यार इस रस्सी के बारे में एक बात तो हम आपको ये बोले कि रस्सी मासलेस है, लेकिन एक और बात हमको बोलना चाहिए कि स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, स्ट्रिंग इज, देखो हम एक अलग से चर्चा करेंगे किस पे? आइडियल रस्सी एंड आइडियल पुली। अभी शुरुआत है इसीलिए हम थोड़ा रुक दिए, पुली के पहले तो पूरा उसको करेंगे। आइडियल रस्सी का मतलब, आइडियल स्ट्रिंग का मतलब होता है एक ऐसा स्ट्रिंग जो मासलेस हो और इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल का क्या मतलब हुआ बच्चों? जिसका लेंथ चेंज नहीं हो सकता, खींचा नहीं सकता। तो अगर इस रस्सी का लेंथ चेंज नहीं हो सकता है तो ये जितनी एक्सेलरेशन से आगे जाएगा उतने ही एक्सेलरेशन से इसको भी जाना, दोनों सेम लाइन में जा रहा है, दोनों सेम लाइन में जा रहा है ना। अब अगर मान लो ये ज्यादा से चलना चाहेगा और ये कम से, तो रस्सी टूट जाएगा, है ना। और अगर हम इसको खींच रहे हैं तो पीछे वाला ज्यादा तेजी से चलेगा तो रस्सी स्लैक हो जाएगा। अपने मर्जी से स्लैक नहीं हो सकता, उसके लिए हमको जबरदस्ती धक्का देना पड़ेगा। स्लैक करना माने सिकुड़ जाना, है ना। तो अगर हम इसको खींचते हुए ले जा रहे हैं तो रस्सी तो टाइट रहेगा और टूटेगा नहीं टूटेगा, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम है ना। नहीं टूट रहा है मतलब इन दोनों के बीच का दूरी नहीं बदल रहा है, तो दोनों बराबर बराबर चल रहा है ना। ठीक है सर, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इसका अगर एक्सेलरेशन हम माने तो इसका एक्सेलरेशन क्या मानेंगे? आगे की तरफ ए। तो क्या इसका भी ए मानने में कोई बुराई है? यही कॉमन सेंस था। इज दैट ओके? बोलो, इसमें इक्वेशन क्या लिखाएगा? 35 माइनस टी बराबर 2 इंटू ए। नेट फोर्स कितना है? 35 माइनस टी। अच्छा, यहां पर राइट एफ नेट इज इक्वल टू एम ए इन ईच डायरेक्शन, लेकिन एक्सेलरेशन का जो भी दिशा है उस डायरेक्शन में नेट फोर्स को लिखना है,
F बराबर एम ए में, ये नहीं कि एक्सेलरेशन का ऑपोजिट नेट फोर्स लिख रहे हैं, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में नेट फोर्स को एम इंटू ए करेंगे। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन में लिखना होगा, ठीक है क्या? एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर भी होगा, मतलब जो एक्सेलरेशन का लाइन है ना उसको अपोजिट नहीं चलना है, ठीक। तो जैसे हम यहाँ पे कह रहे थे ना कि ये राइट साइड जा रहा है, तो राइट साइड में नेट फोर्स कितना हो गया 35 माइनस टी, और वो क्या हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। और इसका वैल्यू कितना, ये कितना किलो का हो गया 5 kg का, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा टी बराबर 5 इंटू ए। यस और नो? कितने इक्वेशन, कितने वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा? सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो टी टी कट गया, कितना है 35 बराबर 5 प्लस 2 इंटू ए बराबर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं 35/7, और ए बराबर 5 अगर हम यहां पुट कर देंगे तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, टी का वैल्यू कितना हो गया 25 न्यूटन। नहीं, वैसे भी ये दोनों बराबर एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो क्या इस दोनों को हम सिस्टम मान सकते हैं? यहां तक का बात समझ में आया ना? हम ये कह रहे हैं कि चूंकि दोनों बराबर एक्सेलरेशन से जा रहा है तो इस दोनों को हम लोग सिस्टम मान सकते हैं। तो बोथ एज अ सिस्टम अगर मान ले, दोनों को एक सिस्टम मान ले, तो मतलब ये दोनों को एक डिब्बा में रख देना, दोनों को सिस्टम मानना मतलब दोनों को डिब्बा में रख देना। तो ये कितना किलो का हो जाएगा दोनों मिला करके, तब हम इस दोनों को मिला करके क्या बोल देंगे। अब इस 7 kg के लिए ये टी कोई मायने रखता है? दोनों मिल गया तो ये दोनों टी खत्म हो गया, इंटरनल फोर्स हो गया। तो अब सिर्फ और सिर्फ कितना लगेगा इस पे 35, सिर्फ और सिर्फ कितना लगेगा 35, और दोनों जा रहा होगा ए से, तो हम लोग लिख देंगे 35 बराबर 7 इंटू ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ए का वैल्यू हम लोग को सिस्टम मान के आ जाएगा, बट टेंशन का वैल्यू के लिए फिर से हमको तोड़ना पड़ेगा। और जब हमको पता चल गया कि ये कितने से जा रहा है 5 से, ये कितने से जा रहा है, और इस पर एक ही फोर्स लग रहा है टेंशन, ये 5 से जा रहा है, दोनों को सिस्टम मान लिए ना, कितना किलो का, कितना फोर्स 35, तो एक्सेलरेशन कितना 35/7 दैट इज 5। ये 5 से जा रहा है, ले जाने वाला कौन है टेंशन, तो टेंशन का वैल्यू कितना होना चाहिए 5 इंटू ए, 5 इंटू यस और नो। इसको आगे लेके जा रहे हैं कितने से 5 से, तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए 5 इंटू ए, और वो टेंशन ही है ना, तो टी का वैल्यू कितना 5 इंटू 5 दैट इज दैट ओके। मैं ये सर आप पॉज करके लिखना चाहे तो लिख लीजिए। शुड आई मूव? हम ये कह रहे थे कि अगर मान लीजिए इसी में 2 से ज्यादा ब्लॉक दिया था, तुम लोग तो नन्ना मुन्ना हो अभी, तो 2 से ज्यादा ब्लॉक दे देगा तो कोई दिक्कत थोड़ी है। बोलो कितना कितना केजी का रखना चाहते हो? 2 kg, ये 4 kg। अरे पूरा यूपी में बोल रहे हो। फोर्स का वैल्यू कितना ले लें 48 न्यूटन ले लेते हैं, ठीक है, 4 2 6 6 12, हाँ ठीक है 48 न्यूटन ले लेते हैं। और हम आपसे आप क्या पूछेंगे, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच एंड टेंशन इन ईच आइडियल स्ट्रिंग, टेंशन इन ईच आइडियल स्ट्रिंग। आइडियल स्ट्रिंग का क्या मतलब, एक स्ट्रिंग जिसमें मास नहीं हो और वो इनएक्सटेंसिबल हो। इनएक्सटेंसिबल होने से क्या होगा कि ये हॉरिजॉन्टल में राइटवर्ड अगर जा रहा है और ये भी राइट जा रहा है तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम। यस और नो? तरीके से करेंगे तो हमको एफबीडी बनाना पड़ेगा, थोड़ा देर के लिए बना लेते हैं, उसके बाद फिर बेतरीके से भी काम करेंगे। तरीके से करेंगे तो अच्छा तुम बता रहे हो एक्सेलरेशन 4, ओके। इसके लिए अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सो बताओ। अच्छा एक बार बताओ, क्या यहाँ पे नॉर्मल बनाने का कोई यूज हुआ? बनाने को बना दिए, लेकिन वर्टिकल में कोई एक्सेलरेशन होता तब उसका कोई यूज होता। हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन हो रहा है तो नॉर्मल और एमजी बना भी दोगे तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो आगे अगर अवॉइड भी करोगे तो चलेगा। 2 kg वाले का इधर कितना 48 न्यूटन है ना, और इधर T1, इस रस्सी में टेंशन मान लेते हैं T1, और ये 2 kg, ये 2 kg, इज दैट ओके? एमजी नॉर्मल अभी थोड़ा देर के लिए छोड़ दें, बनाने को बनाना चाहिए था लेकिन कोई यूज नहीं, सवाल में पूछ ही नहीं रहा उसका। 4 kg का, 4 kg का बताओ, जो टेंशन इधर खींच रहा है वही टेंशन का है, मास, रस्सी के पास मास नहीं है। अच्छा, और यहाँ पे T1 तो इधर T2, रस्सी बदल गया। अच्छा यहाँ T2 तो इस 6 kg पे आगे
T2। क्यों? क्योंकि रस्सी मासलेस है, तो यहाँ पर जितना पीछे खींचेगा उतना ही आगे, पूरे रस्सी में टेंशन सेम। अच्छा, एक्सेलेरेशन एज्यूम करने के लिए अगर इसका एक्सेलेरेशन ए मानते हैं तो इसका भी और इसका भी, ऐसा क्यों? नहीं तो रस्सी टूट जाएगा या स्लैक हो जाएगा, दोनों हो नहीं रहा है। आइडियल बोल दिया ना, ठीक है, आइडियल है। तो अब जरा बताओ कि इसमें क्या इक्वेशन लिखेंगे? इसमें क्या लिखेंगे? 48 माइनस T1 बराबर 0, 2 इंटू ए, यस और नो। यहां पे क्या लिखेंगे बताओ? नेट फोर्स, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में नेट फोर्स, तो क्या लिखेंगे? T1 माइनस T2 बराबर 4 इंटू ए। और यहां पे क्या लिखेंगे? T2 माइनस क्या, कुछ नहीं, T2 इज इक्वल टू 6A। बोलो हाँ ना बोलो। तीन इक्वेशन, कितने वेरिएबल? तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल, T1 T2 और ए। सॉल्व करने के लिए क्या करें? तीनों को जोड़ दें? जोड़ दूंगा अगर तीनों को, तो ये T1 से ये T1 कट जाएगा, ये T2 से ये T2, इधर कितना बच जाएगा? 48। और इधर क्या हो जाएगा? 2 + 4 + 6 इंटू ए, यस और नो। ए का वैल्यू कितना हो गया? 48 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यस और नो। बोलो कोई समस्या? एक्सेलरेशन का वैल्यू 4 आ गया, एक्सेलरेशन का वैल्यू 4 आ गया। इसमें पुट कर देंगे तो T2 आ जाएगा। एक्सेलरेशन का वैल्यू 4 इसमें पुट कर देंगे तो T2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा T2? 6 इंटू 4 दैट इज 24। T2 का वैल्यू 24 आ गया। T2 का वैल्यू 24 इसमें पुट कर देंगे और A का वैल्यू 4 कर देंगे तो 24 और 16 हो जाएगा नहीं? तो T1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? T2 का वैल्यू कितना आया था? 24 और ये 4, तो 24 और 16 कितना? 40। इज दैट ओके? T1 T2 आ गया। हम क्या कह रहे हैं कि कोई समस्या? हम क्या कह रहे हैं कि यार ये काम तो तुम ऐसे करके भी कर सकते थे, नहीं तुम तो कब से किए ही हुए वैसे। हाँ, इस सब का एक्सेलेरेशन सेम है ना? तो सिस्टम मान लेंगे। कितना किलो का सिस्टम? 12 kg का। और 12 kg का सिस्टम जब मान लेंगे तो कौन कौन फोर्स अदृश्य हो जाएगा? T1 T2 और T1 अदृश्य हो जाएगा, खाली क्या दिखेगा? ये दोनों मिलकर 0, ये दोनों मिलकर 0, मतलब इंटरनल हो गया। तो कितना? 48। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा? A बराबर F/m 48/12 दैट इज 4। सुनना मेरी बात, इस टेंशन का जिम्मेदारी कितना केजी को ले जाने का है? 6 केजी को। इस टेंशन की जिम्मेदारी कितना केजी को ले जाने को? तो ये टेंशन क्या होगा? 6 इंटू जितना एक्सेलरेशन देना है, तो 6 इंटू 4, यस और नो। इस टेंशन का जिम्मेदारी है खाली इसको लेके जाने का ना, बोलो। तो यहाँ पर ये टेंशन क्या हो जाएगा? जितना फोर्स चाहिए, कितना फोर्स चाहिए? 6 इंटू 4, तो टेंशन का वैल्यू कितना हो गया? 24। अच्छा, अगर इस दोनों को हम डब्बा मान लें तो इस टेंशन का जिम्मेदारी क्या है? पूरे का 10 केजी को ले जाने का। कितने से? 4 से। तो T1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 इंटू 4 से ले जाना है 10 केजी को, तो फोर्स कितना चाहिए? 10 इंटू 4। वो देने वाला कौन? T1। तो T1 का वैल्यू कितना? 10 इंटू 4 दैट इज, यस और नो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो जल्दी कहो। थोड़ा इसमें मास दे देते हैं, थोड़ा सुंदर करते हैं इसको, रस्सी के पास मास दे देते हैं। सब लिख लिए हो? कितने अच्छे बच्चे हो तुम लोग। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे पास इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग के आंख के, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। भगवान को कौन कैसे लोग अच्छे लगते हैं? जो फूल। अच्छा, क्या होता है फूल में और फूल में अंतर? तुम लोग तो इंग्लिश स्कूल से पढ़े हुए हो। कितने किलो का ब्लॉक रखे आशीष बाबू? 10-10। अरे भाई साहब, हाँ क्या कह रहे थे? कितना केजी का बोल रहे थे बेटा? बोले 10 केजी, ये 20 केजी, 5 केजी मान लेते हैं इसको। ये क्या है? रोप है, लेकिन इसके पास मास है। तो
इधर लिख लेते हैं 70 न्यूटन। नहीं, अब रस्सी के पास मास है तो सब जगह टेंशन सेम नहीं होगा, तो एक बिंदु ले लेते हैं 1, और यहां वाला पॉइंट ले लेते हैं 2, और यहां वाला पॉइंट 3, और 3 इज मिड पॉइंट, 3 इज मिड पॉइंट ऑफ रूप, यस और नो। और आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन एट 1, 2 एंड 3, तीनों में टेंशन भी पूछा गया है। 3 इज द मिड पॉइंट, ठीक है। तो क्या तुम सब समझदारी से बिना ज्यादा पेन उठाए हुए ऐसे करके आंसर बता सकते हो? एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? सब तो बराबर से जाएगा, तो 10, 5, 15, 20, 35, और 35 kg पे 70 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन कितना? 70/35, दैट इज 2, यस और नो। यहाँ के टेंशन का काम क्या? 20 kg को कितने से ले जाना? 2 से, तो T2 बराबर कितना? 20 गुना 2। यहां का टेंशन का काम क्या? 20 और अढ़ाई, 20 और अढ़ाई 25 होता है रे, 22.5। तो यहां का टेंशन का काम क्या है? 22.5 को कितने से ले जाना? 2 से, तो F बराबर M इंटू ए। और यहां का टेंशन का काम क्या है? ये प्लस ये 25 kg को 2 से ले जाने का, तो T1 बराबर 25 गुना 2, यस और नो। एक्सेलरेशन तुम खुद ही कह रहे हो कि 70/35, दैट इज 70 फोर्स और टोटल मास 35 kg। सिस्टम है, सब बराबर बराबर एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो क्या हम इसका एफबीडी बनाए? कोई मतलब? आंसर बता दिए, तुमको समझ में आ गया? पक्का? देखे थोड़ा सा कर लिया ना बेमानी, स्टैंडर्ड प्रोसेस से हर बार करे जरूरी नहीं है, नहीं अभी करेंगे। आगे बढ़े, बोलो। अपने ना बोले कि नहीं लिखेंगे, आपने छाप भी रहे हैं। बच्चों एक सवाल ऐसा आ जाता है कि एक चेन होता है, एक क्या है? चेन मतलब? चेन मतलब चेन, जंजीर। यस, जंजीर सिनेमा देखा तुम? ये एक जंजीर है जिस सिकरी, इस पे फोर्स लगा रहे हैं हम F, इस पे फोर्स लगा रहे हैं हम F, इधर ओके। और यूनिफॉर्म चेन है जिसका लेंथ L है, यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास M एंड लेंथ L, लेंथ L, ओके। kept on a smooth floor, kept on a F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फाइंड टेंशन इन चेन, फाइंड टेंशन इन चेन at x distance from right end, from right end, राइट एंड पे F लगा रहे हैं, यहां से x दूरी पे टेंशन क्या होगा? ये सवाल वाले का, ये सवाल वाला पूछ रहा है। अगर मान लो परेशानी होगा तो जो स्टेप हमको बोला गया वो स्टेप फॉलो करेंगे, है ना? अब यार स्टेप क्या बोला गया है? ड्रॉ एफबीडी। तो ड्रॉ एफबीडी किसका एफबीडी? या तो पूरे चेन का एफबीडी बना लो, लेकिन पूरे चेन का एफबीडी बनाओगे तो यहां से एक्स दूरी पे जो टेंशन पूछ रहा है वो एबे नहीं करेगा। पूरे चेन का अगर एफबीडी हम बनाते हैं, सुनिए मेरी बात, पूरे चेन का अगर हम एफबीडी बनाते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? हेलो हेलो हेलो, अगर हम कंप्लीट चेन का एफबीडी बनाए, लेंथ L, ये F फोर्स से
मास कितना है, m है, तो ये a एक्सेलरेशन होगा ना, तो F बराबर क्या लिख देंगे, m इंटू ए। तो पूरे चेन कैविटी से एक्सेलरेशन आएगा, लेकिन सवाल वाला एक्सेलरेशन तो पूछा नहीं है। सवाल वाला क्या पूछा है कि इस एंड से x दूरी पे टेंशन क्या है। तो जहां पर टेंशन पूछा वहां पर रस्सी को या चेन को हमको काटना पड़ेगा, विजुलाइज करना होगा काट के, तो हम काट देते हैं। तो काट देंगे अगर, तो एफबीडी राइट हाफ का भी बना सकते हैं, लेफ्ट हाफ का भी बना सकते हैं एफबीडी। हम राइट हाफ का बना लेते हैं, जैसा कि तुम लोग क्यों, लेफ्ट हाफ का बनाना ज्यादा बढ़िया होता है। फिर भी इधर क्या हो गया एफ और इधर टी, और ये जो है वो मास ऑफ एक्स लेंथ। एक्स लेंथ का मास पता करने के लिए हम किसका सहारा लेंगे, यूनिटरी मेथड का। क्या बोलेंगे, चूंकि एल लेंथ का मास है m, इसीलिए यूनिट लेंथ का मास है m बाई एल, इसीलिए एक्स लेंथ का। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि चेन यूनिफॉर्म, क्योंकि चेन। तो इसका मास जो है स्मॉल m है, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M बाई एल इंटू एक्स। और यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखें, और ये ए एक्सेलरेशन से जा रहा होगा, पूरा चेन जा रहा तो ये भी जा रहा होगा, तो एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, F माइनस टी बराबर स्मॉल m इंटू ए। अब m की जगह पे वैल्यू कितना रख देंगे, m बाई एल इंटू एक्स, और a की जगह पे f बाई m, f बाई m। तो m से m कट गया, तो टेंशन का वैल्यू कितना हो गया, f माइनस एफ एक्स बाई एल, दैट इज t। तो t का वैल्यू कितना हो गया, L माइनस एक्स बाई एल इंटू एफ, एल माइनस एक्स बाई एल इंटू एफ, दैट इज योर टेंशन, दैट इज योर टेंशन। तुम राइट हाफ के बदले लेफ्ट हाफ में भी कर सकते थे, तो एक के बार में आ जाता नहीं। अगर लेफ्ट हाफ का बनाते तो चेन का लेंथ कितना बचता, अगर यहां से पहले देखते तो ये लेंथ कितना हो जाता, L माइनस एक्स, तो इसका मास कितना हो जाता है, m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, और उस पर सिर्फ टेंशन t लगता, लेफ्ट में कुछ लगने वाला, और ये किससे जा रहा होता, a से। तो क्या लिखते, t बराबर ये पूरा मास m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू a इंटू दिस मास इंटू a, और a की जगह पे वैल्यू कितना रख देंगे, f बाई m। तो m से m कट जाएगा, ये हो जाएगा f l माइनस एक्स बाई एल, दैट इज योर टेंशन। ठीक है क्या, बोलो। क्या हम लोग बिना मास वाला रस्सी का काम कर लिए, फिर मास वाला रस्सी किए, ये भी मास वाला रस्सी ही है, चेन वाला। ठीक यार, ढेर सारा सवाल करना है अभी, तभी तो बस शुरुआत है। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। अभी जैसे टेंशन वाला किए हैं वैसे ही नॉर्मल वाला करेंगे, फिर टेंशन नॉर्मल मिला करेंगे, फिर पुली उली को इंट्रोड्यूस करेंगे, तब आइडियल पुली आइडियल स्ट्रिंग पे बृहद चर्चा करेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में इसी से बात आगे, यहीं से आगे बात बढ़ाएंगे। ठीक, बाय बाय।